साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक जितने प्रश्न थे हमने सॉल्व किया था भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित। आज उसी क्रम में प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 188 तक जितना जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास से टेस्ट सीरीज हमने कराई थी बहुत लोगों ने पसंद किया। उसके बाद अब उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जो क्लास है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 101 है, ठीक। प्रश्न संख्या 101 इसमें दिया है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से कौन एक नेता महात्मा गांधी को पसंद थे। ऑप्शन देखिए दिया है, पट्टाभ सीतारामैया, दूसरा मौलाना आजाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसमें जो उत्तर सही होगा वह है पट्टाभ सीतारामैया, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका उत्तर सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए पट्टाभ सीतारामैया महात्मा गांधी की पसंद थे। ज्ञातव्य है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, परंतु कुछ अन्य कारणों से अर्थात मतभेद होने की वजह से अप्रैल 1939 ईस्वी में AICC के कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 ईस्वी में। शीघ्र कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और फरमान जारी किया कि वह कांग्रेस में किसी भी पद पर 3 साल तक नहीं रह सकते या नहीं चुने जा सकते। देखिए इसमें ये जो प्रश्न है ये तो प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न और बनते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी से कितने वर्षों के लिए या कितने वर्ष के लिए निष्कासित किया गया था, अभी तक प्रश्न नहीं बना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्षों के लिए, ठीक, 3 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। और पार्टी से निकाला उसके पहले उन्होंने, अब रीजन क्या था, क्योंकि पार्टी के अंदर उन्होंने कई ऐसे पार्टी के विचारधारा के विपरीत काम किए थे। जैसे उन्होंने कांग्रेस के अंदर रहकर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है, ठीक। अप्रैल 1939 में AICC के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। अर्थात सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 102। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है कि चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग हुआ था, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए, दूसरा सोशलिस्ट पार्टी के लिए, तीसरा स्वराज पार्टी के लिए, चौथा उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह है स्वराज पार्टी के लिए, ठीक। अब देखिए व्याख्या देखते हैं। फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी गई, ठीक। इसमें राष्ट्रवादी संगठन गांधी समर्थक एवं गांधी विरोध में बट गए। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने विधान परिषद में प्रवेश को लेकर के पाखंडी सांसद का पर्दाफाश कर राजनीति की नई दिशा सुझाई।
किंतु गया कांग्रेस अधिवेशन में अपरिवर्तनकारी खेमे में जिनका नेतृत्व सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और CR गोपालाचारी ने परिवर्तनवादियों का विरोध कर रहे थे, फलतः CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से एवं मोतीलाल नेहरू ने महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठित की, जिसका नाम बाद में स्वराज पार्टी हो गया। स्वराज पार्टी के लिए चक्कर लगाने वाली देशभक्ति, पैट्रियाटाइज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग हुआ था। तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 103 देखिए यहाँ पे। प्रश्न संख्या 103 है कि इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें है कि सूची 1 है और सूची 2। अब इसको मिलाते हैं। पहला ए ऑप्शन जो यह है दूसरे पे जाएगा, अर्थात एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनकी पुस्तक का नाम एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद लाला लाजपत राय की पुस्तक है यंग इंडिया। फिर सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, सी दिया है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है इंडियन विंस फ्रीडम, और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। इस तरीके से इसमें जो बी ऑप्शन है वह सही है, ठीक है। देखिए नीचे दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय यंग इंडिया, मौलाना ए.के. आजाद इंडियन विंस फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 104 देखिए। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? पहला ऑप्शन देखिए चंपारण सत्याग्रह, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, चौथा है करो या मरो। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर उत्तर सही होगा वह है चंपारण सत्याग्रह, अर्थात 1917 ईस्वी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 ईस्वी में हुआ था। यह सत्याग्रह यूरोपीय नील उत्पादकों के विरुद्ध था। चंपारण के कृषक आंदोलन की समस्या पुरानी थी। 19वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय बागान स्वामियों ने कृषकों के साथ एक अनुबंध किया, जिसके अंतर्गत कृषक अपनी कुल कृषि के 3/20 भाग में नील की खेती करने को बाध्य थे। इसे कहा जाता था तिनकठिया पद्धति। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्नों की संख्या कुछ ज्यादा, इसलिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है। यहाँ देखिए लिखा है कि 1932 ईस्वी में पूना समझौते का उद्देश्य था। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन दिया है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व, दूसरा ऑप्शन दिया है हिंदू मुस्लिम एकता, तीसरा ऑप्शन दिया है राजाओं के विशेषाधिकार, और चौथा ऑप्शन दिया द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, जो 1932 का पूना पैक्ट था उसी का यह उद्देश्य था, यह समझौता करने का। तो चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि मदन मोहन मालवीय, एम सी राजा एवं सी राजगोपालाचारी आदि के संयुक्त प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। इस समझौते पर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में भी 18% की वृद्धि कर दी गई। चलिए प्रश्न संख्या 106 पे चलते हैं। इसमें दिया है कि निम्नांकित में से किस उग्रवादी ने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो
हमें अपने प्रयास में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा बिपिन चंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है वीरेंद्र घोष। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अब व्याख्या देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है। उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा निकाला। तिलक ने कहा कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। गीता रहस्य उनकी धार्मिक कृति है जिसमें कर्मयोग तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायक संदेश निहित है। चलिए प्रश्न संख्या 107 पे चलते हैं। इसमें दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया उसका नाम क्या था। ऑप्शन देखिए, इंडियन ओपिनियन, दूसरा यंग इंडिया, तीसरा अफ्रीकानर और चौथा नवजीवन। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी व्याख्या है। गांधी जी 1893 से 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले अर्थात अफ्रीका तथा भारतीय लोगों में रंग भेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और एक साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन 1904 में निकाला। इसके प्रथम संपादक थे मनसुखलाल नजर। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 108 पे इसमें दिया है, देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सही है इसको मिलाते हैं। देखिए पहला अपवाह सिद्धांत। ठीक, अब इसमें देखिए जो अपवाह सिद्धांत है वह 4 पे जाएगा, दादा भाई नौरोजी की है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक की। पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल, ये थे M.A. जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना। और विधान मंडल में प्रवेश की जो बात करते थे वो थे स्वराज पार्टी से संबंधित C.R. दास। अर्थात इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न संख्या सॉरी इसकी जो व्याख्या है आप देखते हैं। अपवाह सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। यह नारा 1916 ईस्वी में लगाया गया था। पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल, मोहम्मद अली जिन्ना। विधान मंडलों में प्रवेश स्वराज पार्टी के माध्यम से C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने दिया था। चलिए अब 109 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा। ऑप्शन देखिए दिया है, B.R. अम्बेडकर, दूसरा लोकमान्य तिलक, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा महात्मा फूले। तो इसमें देखिए उत्तर सही हुआ है लोकमान्य तिलक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो ईश्वर के रूप में मैं उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 110 है। तो इसमें दिया है कि देखिए फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था। ऑप्शन देखिए मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है C.R. दास, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद अली, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। देखिए यह जो वाक्य है यह टिप्पणी है यह सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, अर्थात जो डी ऑप्शन वो आपका
सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक, स्थगित कर दिया, तब सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल 1920-34 जो प्रकाशन लिखा था उन्होंने, उसमें लिखा कि डिक्टेटर का फरमान उस समय आया, लेकिन कांग्रेस शिविर में यह नियमित विद्रोह फैल गया। कोई भी यह नहीं समझ सका कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की वांछित घटना का इस्तेमाल कर सारे देश के आंदोलन का गला घोंट देने में क्यों किया। लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा इसलिए था कि गांधी जी ने विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधियों से सलाह करने की परवाह न की, इसलिए सारे देश की परिस्थिति सबने अवज्ञा आंदोलन की सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल थी। जबकि जनता का आक्रोश उबल रहा था, उस वक्त पीछे हटने का हुक्म देना राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ न था। महात्मा के प्रमुख सेनापति देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने भी, जो जेल में थे, वह भी गुस्सा थे, जो लोगों में थे, जो गुस्सा करने वाले में थे, और उस वक्त देशबंधु के साथ था। मैंने देखा कि गुस्से व अफसोस में आपे से बाहर हो गए थे। जो जितने लोग थे उनके साथ सब गुस्से से बाहर, आपे जो गुस्सा था वो महात्मा गांधी के खिलाफ था। चलिए प्रश्न संख्या 111 पे चलते हैं। इसमें देखा पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। ऑप्शन देखिए, पहला बेलगांव, दूसरा मद्रास, तीसरा ऑप्शन लाहौर, चौथा कराची। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है बेलगांव। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कि कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव में महात्मा गांधी ने की थी, और महात्मा गांधी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट के अनुसार स्वराज पार्टी को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के अविभाज्य अंग के रूप में रहकर विधान मंडलों में प्रवेश लें तथा सरकार की नीतियों का विरोध करें। यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर 112 प्रश्न देखिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 112, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा बीपी चंद्र पाल, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है लाला लाजपत राय। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट में से केवल लाला लाजपत राय ही थे जो 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में कलकत्ता के ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए इन पर निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया तथा उन्हीं चोटों के कारण 18 दिनों बाद 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने पुलिस प्रहारों के बारे में कहा था, मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कफन में एक कील का काम करेगा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 113 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 113 है कि क्षेत्रीय विधान परिषदों का विचार दिसंबर 1955 ईस्वी में डाट ने रखा था। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा GB पंत। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल
नेहरू सही है। तो इसमें देखिए जो व्याख्या है, इसकी जो व्याख्या है कि सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में विचार के दौरान भारत को 4 या 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों का गठित करने का सुझाव दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हित के विषय में सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। ये 5 क्षेत्र हैं: उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और केंद्रीय। गंतव्य है कि परिषदों का उद्भव संविधान से नहीं बल्कि संसद के अधिनियम से हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 114 देखिए, यहाँ पे कथन और कारण का है। इसमें देखिए कथन दिया है, ए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा तकनीक का प्रयोग किया। दूसरा, वह अराजकता में विश्वास करते थे। तो यहाँ देखिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन करना है। तो इसमें देखिए जो सही है वह है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए महात्मा गांधी अराजकता में कभी भी विश्वास नहीं किया है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या दी है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार सत्याग्रह के सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। इस शब्दावली के आविष्कार का श्रेय अमेरिकी लेखक हेनरी डेविड थोरो को जाता है। गांधी जी ने इस विचार को अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह की संकल्पना के साथ मिलाकर के विस्तृत सिद्धांत का रूप दे दिया। गांधी जी के जीवन में इसका सार्थक प्रयास जिसका प्रयोग रहा 1932 ईस्वी में नमक सत्याग्रह था। गांधी जी के अनुसार सविनय अवज्ञा का अर्थ है यह है कि सामान्य रूप से कानून का हार्दिक सम्मान किया जाए, केवल अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा जाए। सविनय अवज्ञा का उद्देश्य सत्ताधारियों का हृदय परिवर्तन करना है, उन्हें विवश करना नहीं है। गांधी जी की दृष्टि में आदर्श समाज अथवा राज्य वही हो सकता है जो अहिंसा पर आधारित हो। गांधी जी के आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस दृष्टि से गांधी जी टॉलस्टॉय के समान दार्शनिक अराजकतावादी हैं, परंतु अराजकता में विश्वास नहीं करते। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 115 पर यहाँ पे दिया है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्ण, तीसरा ऑप्शन दिया सी राजगोपालाचारी, चौथा मावलंकर। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही हुआ है सी राजगोपालाचारी। ठीक, अब व्याख्या देखते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 116 है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है। अब इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, दूसरा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, तीसरा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन, चौथा सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, इसमें जो उत्तर है वह है 3, 4, 2 और 1। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सही कालक्रम नीचे दिया है व्याख्या उसको देख लेते हैं। तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन 1919 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1919। ठीक है, और दूसरा दिया सांप्रदायिक पंचायत 1932। ये देखिए 1932 है।
उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 हो गया, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे 1938 ईस्वी। ठीक है, इस तरीके से 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं 117 प्रश्न पर। इसमें देखिए दिया है, ध्यान पूर्वक पढ़कर कूट से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, दिया है कि नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। अब तर्क दिया है कि सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे हैं। तो इसमें जो उत्तर सही है वह बी है, अर्थात ए और 2 दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नेहरू जी ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य एवं प्रभु के विरुद्ध अपराध है। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के एक सुलझे हुए राजमर्मज्ञ थे। एक लेखक के नाते उन्होंने इतिहासकार और राजनीतिक समीक्षा के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रश्न संख्या 118 देखिए, इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, दूसरा एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तीसरा ऑप्शन दिया है एम के गांधी चंपारण सत्याग्रह, और चौथा सुभाष चंद्र बोस फारवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही है वह है मोहम्मद अली जिन्ना, अर्थात बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, चलिए 119 प्रश्न में चलते हैं। इसमें कि वह लोग नरमपंथी उन पांवों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए दिए कि एम एन रॉय, दूसरा बीजी तिलक, तीसरा अरविंद घोष और चौथा बीडी सावरकर। इसमें जो उत्तर सही हुआ है बीजी तिलक। अब व्याख्या देखते हैं। वह लोग उन पांवों की धूल चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने समाज सुधार के कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा एवं राष्ट्रवाद, स्वदेशी एवं स्वराज पर बल देकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया। चलिए प्रश्न संख्या 120, इसमें देखिए अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखिए, पहला दिया आमूल परिवर्तनवादी, दूसरा व्यवसायिक सिद्धांत, तीसरा अछूत का बौद्ध धर्म उद्भव और चौथा है निर्जाति विषयक सिद्धांत। इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है अछूत का बौद्ध धार्मिक उद्भव। हम इसमें व्याख्या देखते हैं। अंबेडकर ने हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उद्धार की संभावनाएं धूमिल होती देख करके अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। ठीक, चलिए 121 प्रश्न में चलते हैं। इसमें दिया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कृति किसकी लिखी गई है? ऑप्शन देखिए एम एन राय की, दूसरा सी आर दास की, तीसरा बी आर अम्बेडकर की, चौथा महात्मा गांधी की। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है बी आर अम्बेडकर की। तो व्याख्या देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण भारतीय सामाजिक चिंतन के इतिहास और विकास के कालजयी दस्तावेज हैं। 1936 के वार्षिक सम्मेलन में के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया जातीय प्रथा उन्मूलन शीर्षक भी ऐतिहासिक महत्व का है। चलिए 122 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 122 है। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, पहला सईद अहमद खान, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा महात्मा गांधी। अब इसमें देखिए महात्मा गांधी की है यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक की है केसरी,
जयप्रकाश नारायण जी की है संपूर्ण क्रांति, और सईद अहमद खान की है अलीगढ़ आंदोलन। इस तरीके से जो उत्तर सही होगा, 1 का 2, 2 का 1, ठीक, और सी का 3 और डी का 4। अब देखिए यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन, ठीक है, सईद अहमद की अलीगढ़ आंदोलन, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा बाल गंगाधर तिलक केसरी, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। चलिए अब देखिए प्रश्न संख्या 123 है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अब फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, राजाजी फार्मूला कब आया 1944, और INA का मुकदमा 1945। तो इस तरीके से कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन सही हुआ, 2 1 4 3, ठीक, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, राजाजी फार्मूला 1944 और INA मुकदमा 1945, ठीक। चलिए 144 पे देखते हैं, 124। निम्नांकित में कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए पहले उत्तर देख लेते हैं, सी ऑप्शन, अर्थात 4 2 1 और 3। अब इसमें देखिए सबसे पुराने इसमें है राजा राम मोहन राय, सबसे पुराने हैं राजा राम मोहन राय, ठीक। और दूसरे पे आएंगे सर सैयद अहमद खान, और तीसरे पे हैं बाल गंगाधर तिलक, और चौथे पे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से 4 2 1 और 3, यह आपका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 125 है। इसमें दिया है कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा। ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है महात्मा गांधी, ठीक। व्याख्या देखते हैं, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, यह कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी के पूर्ण आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, वह राज्य विहीन राज्य की समाज की स्थापना करना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पुलिस जेल दंड को व्यक्ति के विकास में बाधक मानते थे। चलिए प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। इसमें दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत जो संविधान किसने दिया और उसे जन समूह, मास एवं संवर्ग काडर दल बनाया। ऑप्शन तिलक, दूसरा गोखले, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, चौथा गांधी। तो इसमें देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो संविधान लिखा गया वह महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 127। इसमें दिया है कि ब्रिटिश राज्य के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के बीच विचार का सूत्रपात किया। तो ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा मौलाना आजाद, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या देखते हैं, ब्रिटिश राज्य के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया। प्रश्न संख्या 128 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है। ऑप्शन, राजा राम मोहन राय, दूसरा विवेकानंद, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा MN राय। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन सही है। अब व्याख्या देखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में
माना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न जातियों के उद्धार के लिए बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अंतिम समय में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। चलिए प्रश्न संख्या 129 पे चलते हैं। लेकिन दिया है कि निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं है। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा बाल गंगाधर तिलक। इसमें जो उत्तर सही हुआ है दादा भाई नौरोजी। अब व्याख्या देखते हैं। हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है और जनता राजा के लिए नहीं है। यह कथन दादा भाई नौरोजी का है। प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान में गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? ऑप्शन देखिए, केप टाउन, दूसरा जोहानसबर्ग, तीसरा सोवेटो और चौथा प्रिटोरिया। इसमें जो आपका उत्तर सही हुआ है जोहानसबर्ग, अर्थात जोहानसबर्ग में जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, महात्मा गांधी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वह 1 वर्ष के लिए गए थे परंतु 22 वर्ष रहे। वहां पर उन्हें प्रवासी भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के रंग भेद नीति से नाराज हुए और उनके विरुद्ध उन्होंने 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक अहिंसात्मक संघर्ष किया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग में पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया। ठीक, 131 प्रश्न देखते हैं कि तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है। ऑप्शन देखिए, पहला द ओरियन, दूसरा दिया है आर्कटिक होम्स इन वेदास, तीसरा है गीता रहस्य और चौथा है लाइफ डिवाइन। ठीक है, इसमें जो तिलक के द्वारा पुस्तक नहीं लिखी हुआ है लाइफ डिवाइन। जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है यह लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 132 पे चलते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसका विचार है? गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। तो ऑप्शन देखिए, आर दिवाकर, दूसरा CF एंड्रयूज, तीसरा GN धवन और चौथा लुई फिशर। इसमें जो आपका उत्तर सही हुआ है आर दिवाकर। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। आर दिवाकर ने विचार दिया कि गांधी जी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बनाया है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसका आधार है सत्य की, अर्थात सत्य से उत्पन्न होने वाले प्रेम और अहिंसा की शक्ति। प्रश्न संख्या 133, यहाँ पे देखिए, यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकास करना चाहते हैं तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। यह कथन किसका है? ठीक, ऑप्शन देखिए दिया BR अम्बेडकर, दूसरा बाला साहब देवरस, तीसरा KM मुंशी और सेठ गोविंद दास। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 134, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है परंतु राजनीतिक में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष
और संभावित तानाशाही के लिए सुनिश्चित मार्ग नहीं है। ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, दूसरा यमयान राय, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा सावरकर। इसमें जो उत्तर सही हो वह है सी ऑप्शन, BR अम्बेडकर। या कथन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा अपकर्ष है और संभावित तानाशाही के लिए सुरक्षित मार्ग है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 135 है कि सोशलिज्म एंड नेशनल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया, यमयान राय, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे देखिए, सोशलिज्म एंड नेशनल रेवोल्यूशन पुस्तक के जो लेखक हैं वह नरेंद्र देव। सी ऑप्शन सही है। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं इसमें कि निम्न में से किसके बारे में कहा गया है कि वह राजनीति में उग्रवादी पर, सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे। ऑप्शन देखिए, GK गोखले, BG तिलक, तीसरा मदन मोहन मालवीय और चौथा महात्मा गांधी। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है BG तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 ईस्वी में हुआ, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथी ऋषि कहा जाता है। राजनीति में उग्रवादी पर, सामाजिक क्षेत्र में अनुदारवादी थे। ठीक, राजनीति में वह उग्रवादी थे जबकि सामाजिक क्षेत्र में वह अनुदारवादी थे। तिलक भारत के चिरसम्मत सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप भारतीय समाज में सच्चा सुधार चाहते थे, वह पश्चिम के अंधानुकरण के पक्ष में नहीं थे। लोकमान्य तिलक के अनुसार सच्चा समाज सुधार समाज के भीतर से जन्म लेता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या 137 कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पहला था, दूसरा ऑप्शन अदालतों का बहिष्कार, तीसरा कानूनों की अवमानना, चौथा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार। देखिए, इसमें जो उत्तर सही है वह है कानूनों का अवमानना करना इससे कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं था। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सितंबर एवं दिसंबर 1920 ईस्वी में क्रमशः कलकत्ता एवं नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग का जो प्रस्ताव पास किया उसके अनुसार असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या सरकार नियंत्रित स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, वकीलों एवं वरिष्ठों द्वारा सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सैनिक क्लबों, क्लर्कों और श्रमिकों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए भारतीय से मनाही, सुधारों द्वारा स्थापित होने वाली स्वव्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अर्थात इन जो बहिष्कार प्रक्रिया अपनाई गई यह असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में शामिल था। प्रश्न संख्या 138 यहाँ देखिए, BG तिलक ने किसे कहा कि भारत का हीरा है। ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 139 प्रश्न है कि राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया था। पहला ऑप्शन अस्पृश्यता, दूसरा विधवा पुनर्विवाह, तीसरा सती प्रथा, चौथा बाल विवाह और ई ऑप्शन दिया है महिलाओं की शिक्षा। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है सती प्रथा, अर्थात सी ऑप्शन इसमें सही है। अब व्याख्या देखते हैं। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ
अपना सबसे सफल अभियान शुरू किया। इन्हीं के प्रयत्न से 1829 ईस्वी में सती प्रथा कानून बना। राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, कर्मकांड, प्रजा प्रथा आदि का घोर विरोध किया। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के निर्माताओं के रूप में जाना जाता है। बाल विवाह प्रथा रोकने हेतु 1830 ईस्वी में शारदा कानून बनाया गया। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा का कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन देखिए, पहला व्यक्ति का महत्व, दूसरा तर्कसंगत, तीसरा समता समाज, चौथा श्रेणीकृत असमानता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो इसमें उत्तर सही हुआ है श्रेणीगत असमानता की बात डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से संबंधित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 141, इसमें दिया कि जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। ऑप्शन योजना, पहला योजना, दूसरा आर्थिक समानता, तीसरा रूढ़िवाद और चौथा सामाजिक परिवर्तन। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। हाँ, इसमें जो उत्तर सही हुआ है रूढ़िवाद। ठीक है, यह जवाहरलाल नेहरू के प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए ये आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में के प्रमुख वस्तुकार माने जाते हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 142, इसमें दिए गए मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन को हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषता किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की। ऑप्शन देखिए दिया है मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, दूसरा दिया है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन दिया है कि मोहम्मडन पॉलिटिकल एसोसिएशन, चौथा दिया ऑप्शन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक, यही आपका उत्तर सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलनों को हतोत्साहित करने के लिए डॉक्टर सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना। उद्देश्य इसका था कि मुस्लिम समुदाय व ब्रिटिश राज्य के बीच घनिष्ठ संबंधों की स्थापना करना था। अब प्रश्न संख्या 143 देखिए, इसमें दिया है कि ई.वी. रामास्वामी नायकर ने स्वराज्य की राष्ट्रवादी मांग को कहा है। ऑप्शन देखिए दिया है कि आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति, दूसरा सांस्कृतिक मानववाद की पुकार, तीसरा बहुलतावाद की स्वीकृति और चौथा दिया है कि स्थानीय प्रभु की साजिश। इसमें जो उत्तर सही हुआ है स्थानीय प्रभुओं की साजिश, यही इसमें उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 144, इसमें दिया है कि विनोबा भावे द्वारा प्रेरित ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ क्या है। इसमें दिया है पहला ऑप्शन आश्रमों द्वारा संगठित खेती, दूसरा बैलों के प्रयोग के बिना खेती, तीसरा सामुदायिक खेती, चौथा निर्वाह खेती। इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है बैलों के प्रयोग बिना खेती, ये आपका उत्तर सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विनोबा भावे द्वारा प्रेरित ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ है बैलों के प्रयोग के बिना खेती से लगाया जाता है। विनोबा भावे गांधी जी के संपर्क में आने के बाद खुद को गांधी जी के आश्रम के लिए समर्पित कर दिया। अध्ययन, अध्यापन, कटाई, खेती के लिए काम को लेकर के सामुदायिक जीवन तक आश्रम के हर गतिविधियों में वह आगे रहते थे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 145 देखते हैं।
इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी नहीं गई है। ऑप्शन देखिए, दिया है पहला हु आर द शूद्राज, दूसरा स्टेट्स एंड मॉनिटरीज, तीसरा द अनटचेबल्स हु आर द, चौथा ऑप्शन दिया है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है चौथा ऑप्शन, अर्थात जो व्हील ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक है यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी नहीं गई है। यह पुस्तक लिखी गई 1952 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 146 देखिए। इसमें दिया है कि एम ए जिन्ना द्वारा 14 बिंदु किसके विरुद्ध था। ऑप्शन दिया असहयोग आंदोलन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है सबने साइमन कमीशन रिपोर्ट, चौथा उपयुक्त तो सभी। तो इसमें जो उत्तर सही हो वह है बी ऑप्शन नेहरू रिपोर्ट। ठीक, व्याख्या देखते हैं इसकी। साइमन कमीशन की भारतीयों द्वारा आलोचना तथा विरोध किया गया, जिसके कारण तत्कालीन भारतीय सचिव बर्कनहेट ने भारतीयों को चुनौती दी कि वह स्वयं संविधान बना करके दिखाएं। भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से एक संविधान को तैयार किया, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने इसको स्वीकार नहीं किया तथा इसके विरोध में 14 सूत्री मांग को उनके सामने रखा। प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। इसमें दिया कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारक नहीं है। पहला ऑप्शन भारतीय प्रेस, दूसरा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, तीसरा पाश्चात्य शिक्षा, चौथा मुस्लिम संप्रदायवाद। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही हुआ है मुस्लिम संप्रदायवाद या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारकों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 148 देखते हैं। इसमें देखिए माउंट बेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के निरंतरता का, दूसरा सत्ता के हस्तांतरण का, तीसरा देश के विभाजन का, चौथा सांप्रदायिक समस्या के निदान का। ठीक, इसमें जो उत्तर सही हुआ देश के विभाजन का। माउंट बेटन योजना जो है वह देश के विभाजन का आधार बनी थी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माउंट बेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी। ज्ञातव्य है कि बेबल के स्थान पर मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंट बेटन को नया वायसराय बना करके भारत भेजा गया और वह 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे। लॉर्ड माउंट बेटन ने 24 मार्च 1947 ईस्वी को कार्यभार संभाला। माउंट बेटन भारत की स्थिति का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि सांप्रदायिक दंगों को और अधिक विकराल रूप धारण करने से रोकना है तो भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंपने और ही जल्द इसे यहाँ से करना होगा। उन्होंने अंततः इस काम के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की। कांग्रेस भी यह धीरे धीरे समझने लगी थी कि भारत का विभाजन होकर रहेगा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने 8 मार्च 1947 को माउंट बेटन के कार्यभार संभालने से पहले ही के प्रस्ताव की मांग की थी कि पंजाब और बंगाल का ऐसा विभाजन कर दिया जाए जिसके द्वारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिए जाए। चलिए प्रश्न संख्या 149 को देखते हैं। इसमें दिया कि माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को किससे संबंधित थी। ऑप्शन देखिए संघ का निर्माण करना, दूसरा संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान निर्माण के लिए दिशा निर्देश करना, तीसरा ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरण करने के विधि का तरीका बताना और चौथा ऑप्शन है संपूर्ण भारत में उस समय हो रहे सांप्रदायिक दंगों के नियंत्रित करने की योजना। ठीक, देखिए इसमें जो ऑप्शन सही हुआ है सी, अर्थात माउंट बेटन जो योजना है वह ब्रिटिश से भारतीयों के हाथों में सत्ता हस्तांतरित करने का एक तरीका था। चलिए
यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 150 है। इसमें दिए कौन सा समूह डॉक्टर अंबेडकर पर पड़े प्रभावों का सही प्रदर्शन करता है। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वह है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। अब इसके बाद देखिए तो इसमें देखिए जो उत्तर सही है यही उसका उत्तर सही भी है। ठीक है कि डॉक्टर अंबेडकर जी पर बुद्ध जी का प्रभाव पड़ा, कबीर जी का प्रभाव पड़ा और ज्योतिबा फूले के जीवन का प्रभाव उन पर पड़ा था। ठीक है, अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं हम कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक महार परिवार में हुआ था। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। उनको आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बौद्ध धर्म अपना लिया था। वे कबीर और ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रभावित थे। चलिए प्रश्न संख्या 151 देखते हैं कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया 26 फरवरी 1939 को, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर 1930 को और चौथा ऑप्शन दिया 2 अक्टूबर 1930 को। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है 12 मार्च 1930 को। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इस यात्रा में गांधी जी ने के साथ 78 अनुयायी जो नौसाटी जिले से स्थित डांडी तक मार्च किए और 24 दिन की लंबी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 152 देखते हैं। इसमें दिए किसका विश्वास है कि प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ठीक, अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया मनु, दूसरा कौटिल्य, तीसरा अंबेडकर, चौथा महात्मा गांधी। तो इसमें देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ है महात्मा गांधी। अर्थात महात्मा गांधी का विश्वास था प्रेम ही सत्य और सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 153 चल देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन राजा राम मोहन राय, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा स्वामी विवेकानंद। इसमें जो उत्तर सही होगा वह है राजा राम मोहन राय। ठीक, ऑप्शन देखिए 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि का करना था और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 154। अब इसमें दिया है कि राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहला देखिए नीति है, दूसरा धर्म है, तीसरा ऑप्शन मानवता, चौथा सत्ता। तो इसमें जो ऑप्शन है वह है सत्ता, उसके इसका उत्तर सही है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजनीति में गांधी मॉडल के सत्ता विशेषता नहीं है। गांधी जी का राजनीतिक चिंतन कर्म के दर्शन के माध्यम से है। उद्देश्यों और साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करना है। गांधी जी ने राज्य के विरोधी थे, वह कानून के संबंध में उनकी विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिकों के समान थी। गांधी जी साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल देते थे। धर्म और राजनीति को एक दूसरे का सहयोगी मानते थे। प्रश्न संख्या 155 देखिए। इसमें दिए गए निम्नलिखित से कौन सा गांधी जी के स्वराज्य की अवधारणा है। पहला ऑप्शन कानून का शासन, दूसरा योग्य व्यक्तियों का शासन, तीसरा है स्वशासन, चौथा है सत्ताधारी का शासन। इसमें जो आपका उत्तर सही है वह है स्वशासन।
स्वशासन गांधी जी के स्वराज्य की अवधारणा में शामिल है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वशासन गांधी जी के स्वराज्य की अवधारणा है। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। उनके अनुसार स्वराज्य से तात्पर्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप है। इसी कारण गांधी जी ग्राम स्वशासन पर जोर देते थे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 156 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। ऑप्शन देखिए, पहला कार्य, दूसरा जन्म, तीसरा गतिविधि, चौथा मनोविज्ञान। तो इसमें जो आपका उत्तर सही हुआ है जन्म। ठीक, अब व्याख्या देखते हैं। इसमें जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। चलिए प्रश्न संख्या 157 देखते हैं। इसमें सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें नारा दिया गया है और नेता का नाम है। तो यहाँ पे देखिए दिया है वेदों की ओर लौटो, यह है दयानंद सरस्वती का। दिल्ली चलो, ये है सुभाष चंद्र बोस जी। और करो या मरो, महात्मा गांधी। और इनकलाब जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह। तो इस तरीके से इसमें जो उत्तर सही हुआ है 2, 1, 4 और 3 इसका उत्तर सही है। ठीक है, यहाँ पे दिया देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जबकि करो या मरो का नारा गांधी जी 1942 ईस्वी में मुंबई में दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का संबंध भगत सिंह से संबंधित है। ठीक है, चलिए 158 पे चलते हैं कि अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन देखिए, आचार्य विनोबा भावे, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा JB कृपलानी और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है विनोबा भावे। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन सही है। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को, ध्यान दीजिए 17 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों चरणों में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 ईस्वी को शुरू हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 159 पर चलते हैं। इसमें दिया है कि निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन जे नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा चौधरी रहमत अली। इसमें जो उत्तर सही हुआ है महात्मा गांधी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो गई और ब्रिटेन पर यह दबाव बढ़ने लगा कि वो भारत के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे। इसके तहत 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। उसके प्रस्ताव पर विचार करने के बाद गांधी जी ने उसे कहा पोस्ट डेटेड चेक कहा। मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। अंततः सरकार 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 160। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास था। पहला ऑप्शन शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, दूसरा
पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति से, तीसरा स्वराज के लिए चरमपंथी तरीके से, चौथा सरकारी सेवाओं के बहिष्कार से। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही हुआ है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम पंथियों का विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों से था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, एन.जी. चंद्रावकर आदि नेताओं का संबंध कांग्रेस के नरमपंथी धड़े से था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल के सदस्य माने जाते थे। नरमपंथियों का विचार था कि सरकार एक न एक दिन उनकी मांगों को जरूर सुनेगी। ठीक, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 161, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया कि वह नरम पंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। दूसरा दिया है कि वह नरम पंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। तीसरा ऑप्शन दिया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों एवं हिंसा में विश्वास करते थे। और चौथा ऑप्शन दिया कि उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया था। देखिए, इसमें जो उत्तर सही है वह है पहला ऑप्शन सही, अर्थात बाल गंगाधर तिलक नरम पंथियों के उद्देश्यों और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 162 देखिए कि बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन बीजे तिलक, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा बी.आर. अम्बेडकर। इसमें जो उत्तर सही हुआ है डी ऑप्शन। ठीक, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म यह डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ। यह ग्रंथ बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा रचित यह अंतिम ग्रंथ था। यह 1957 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। प्रश्न संख्या 163, इसमें दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से के लिए कब लड़ा चुनाव। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन 1940, दूसरा 1939, तीसरा 1938, चौथा 1937। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन सही नहीं बल्कि यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, बी और सी, अर्थात बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा था। वह दोनों ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। वर्ष 1939 में गांधी जी के मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी पद से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 164, सही विकल्प को पहचानिए। तो गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वह जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी ऑप्शन संसदीय लोकतंत्र, दूसरा योजना द्वारा साम्यवाद, तीसरा पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, चौथा देश का विभाजन। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना करना। ठीक है, अर्थात अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गांधी और नेहरू दोनों ने ही पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता पर अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुछ नेताओं को जेल जाने के बाद नेतृत्व के
अभाव रहा। ठीक उसी समय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक वीरांगना नायिका अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर आंदोलन को गति दी। तो जेपी नारायण लोहिया आदि ने भूमिगत रह करके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। प्रश्न संख्या 166, इसमें दिया है कि फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन डाई सी, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा सरदार पटेल, चौथा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे जो आपका उत्तर सही हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यह पुस्तक 1936 में लिखा गया, वर्ष 1939 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय विद्वता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। प्रश्न संख्या 167 कि भारत में निम्नलिखित में से किसान आंदोलनों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए सही कोड का चयन कीजिए। तो आगे चलते देखिए, यहाँ पे देखिए अब इसकी जो व्याख्या यह चौथा सही था। अब देख लेते हैं चंपारण 1917, बरदौली जून 1928, तेभागा 1946, अर्थात यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मजदूरों का बटाई से संबंधित आंदोलन था। और सीगुर 2009 और 10 में टाटा नैनो से संबंधित मामला पश्चिम बंगाल से संबंधित था। ठीक, चलिए 168 प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। ये देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ है पंजाब, अर्थात आदि अंबेडकर आंदोलन 1920 ईस्वी में पंजाब राज्य से संबंधित था। यह आंदोलन दलितों के इतिहास को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की गौरव गाथा से जोड़ता है। यह ब्राह्मणवाद का मुखर विरोधी आंदोलन माना जाता है। 169 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में यहाँ पे रखना है। पहला है पूना पैक्ट, दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, चौथा इसमें दिया है स्वराज पार्टी, चौथा उसके बाद दिया है कम्युनल अवार्ड, फिर नेहरू रिपोर्ट। देखिए इसमें जो उत्तर आपका सही हुआ है बी ऑप्शन सही, अर्थात जो स्वराज पार्टी है 1923, नेहरू रिपोर्ट 1928, कम्युनल अवार्ड 1932, 16 अगस्त और पूना पैक्ट 1932 24 सितंबर, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही है। 170 प्रश्न देखिए, इसमें देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने आश्रम का क्या नाम था? फिनिक्स, दूसरा साबरमती, तीसरा सत्याग्रह, चौथा सर्वोदय। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है फिनिक्स। ठीक, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम का नाम था फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में 1904 में गांधी जी ने सेठ पारसी रुस्तम जी के सहयोग से डरबन के समीप फिनिक्स नामक स्थान पर 100 एकड़ जमीन खरीद करके फिनिक्स फार्म की स्थापना की। चलिए प्रश्न संख्या 171, तो यहाँ पे देखिए कि सामाजिक आंदोलन और उनके श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। तेभागा आंदोलन, किसान आंदोलन, अब यहाँ पे देखिए पूरा ऑप्शन नहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर उसका सही था, ठीक है, वह यही इसका त्रुटिपूर्ण सुमेलित है। आप इसकी व्याख्या देखते हैं। सनातनी आंदोलन सामाजिक आर्थिक विषमता से संबंधित है। ठीक है, आंदोलन न कि जनजाति आंदोलन था। गुरु घासीराम ने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण और जाति भेद को समाप्त करके मानव का एक संदेश दिया था। यहाँ पे देखिए 172 प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति बिहार से संबंधित है। ठीक है,
नवनिर्माण आंदोलन, यह गुजरात से संबंधित है। नक्सलबंदी आंदोलन, यह पश्चिमी बंगाल से संबंधित, और दलित पैंथर आंदोलन, यह महाराष्ट्र से संबंधित। अर्थात 4, 3, 2 और 1 यही ऑप्शन ए वाला आपका सही है। देखिए यहाँ पे संपूर्ण क्रांति बिहार, नवनिर्माण आंदोलन गुजरात, नक्सलवादी आंदोलन पश्चिमी बंगाल और दलित पैंथर महाराष्ट्र। 173 देखिए प्रश्न संख्या कि विश्व इतिहास की झलक किसका संग्रह है। ठीक है, लेख है, अध्याय है, भाषण है, निबंध है, पत्र है। तो देखिए विश्व इतिहास की एक झलक, यह एक पत्र है। ठीक है, विश्व इतिहास एक झलक 1942 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक मानव जाति के इतिहास का एक मनोरम स्वरूप है। यह उन पत्रों का संग्रह है जो नेहरू ने 1930 से 1933 के बीच ब्रिटिश भारत के विभिन्न जेलों में लिखे थे। 174 प्रश्न है कि वे कौन थी जिनको 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया। ऑप्शन सरोजिनी नायडू, दूसरा अनुराग सफली, तीसरा सुचेता कृपलानी, चौथा रामेश्वर नेहरू और पांचवा ऑप्शन है मातंगी हजारा। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है सुचेता कृपलानी। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सुचेता कृपलानी जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, तो इनकी मृत्यु 1954 ईस्वी में हुआ। इनको 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महिला विभाग का संगठन करने के लिए चुना गया। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। वह भारत की किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1963 ईस्वी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 176 ईस्वी में और 176 प्रश्न पे कि बाल गंगाधर लाल बाल पाल कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किन के बारे में जानती है। देखिए यहाँ पे जो उत्तर आपका सही है, ही सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 177 कि गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में किस वर्ष जानी गई। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन 1857 ईस्वी से, दूसरा 1858, तीसरा 1861, चौथा 1909। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है 1858 ईस्वी। अर्थात 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वायसराय के रूप में जानी गई। 1858 के रानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चले जाने के बाद यह बदलाव किया गया, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय बने थे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर 178। यहाँ पे देखिए 178 प्रश्न है कि अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह ऐलान दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। ऑप्शन देखिए लाहौर 1940, कराची 1933, तीसरा ऑप्शन लखनऊ 1931 और चौथा ऑप्शन कराची 1943। यहाँ पे जो उत्तर सही हुआ है कराची 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से चले जाओ। प्रश्न संख्या 179 कि मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई। ऑप्शन वर्ष 1916, दूसरा वर्ष 1939, तीसरा 1940 और चौथा वर्ष 1941। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है वर्ष 1940 ईस्वी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 180 है। यहाँ दिए साइमन कमीशन में भारतीयों को सम्मिलित न करना एक ... पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अपमान था, दूसरा जातीय अपमान था, तीसरा ए और बी दोनों सही था। अब इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है सी ऑप्शन, एक और ए और दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में की। यह कमीशन भारत में 1928 में पहुंचा। इस कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिससे भारतीयों में इनके विरुद्ध रोष उत्पन्न हो गया।
इस प्रकार भारतीयों का जाति और राष्ट्रीय दोनों अपमान हुआ था। प्रश्न संख्या 181, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा एस.एन. बनर्जी, तीसरा मदन मोहन मालवीय, चौथा ए.सी. मजूमदार। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है ए.सी. मजूमदार, यही कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अब देखिए इसी में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इसी अधिवेशन को कहा गया लखनऊ पैक्ट। प्रश्न संख्या 182, अब लिखा है कि किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो यहाँ देखिए पहला 1916, दूसरा 1923, तीसरा 1928, चौथा 1930। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही हुआ है 1916 ईस्वी। ठीक, चलिए 183 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन नवाब सलीमुल्लाह, दूसरा नवाब हबीबुल्लाह, तीसरा आगा खां, चौथा सैयद अहमद खान। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है आगा खां। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह। उसके बाद मोहसिन इल मुल्क एवं आगा खां। प्रमुख अधिवेशन हुआ अमृतसर 1908, अध्यक्ष सैयद इमाम। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए आगा खां। उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी की मांग करना और प्रत्येक स्तर पर मुसलमानों के हितों में अभिवृद्धि करना। कालांतर में पाकिस्तान के रूप में पृथक राष्ट्र की मांग। इसका कार्य था 1913 ईस्वी में औपनिवेशिक स्वराज की मांग करना। 14 अगस्त 1947 में पृथक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना। इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न चलते। प्रश्न का 184, इसमें दिया है कि मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? ऑप्शन 1911, दूसरा 1912, तीसरा 1913, चौथा 1914। इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है 1913, अर्थात 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 185 दिया है, इसमें कथन दिया है और दिया है कारण। ठीक है, अब देखिए कथन दिया है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का त्याग कर दिया था। दूसरा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित हुई। अब इसको देखना है कि इसमें सही कौन। देखिए पहला, इसमें जो उत्तर सही हुआ है डी ऑप्शन, अर्थात ए गलत है और आर सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब मुल्क सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा था उसी समय लाल बेबल अंतरिम सरकार के गठन का आमंत्रण 12 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेज दिया। लीग ने इसमें शामिल होने से पहले इनकार कर दिया। अंततः बेबल और नेहरू ने अंतिम सरकार में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग को मनाया, लेकिन जिन्ना इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हुए। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया। मुस्लिम लीग वायसराय बेबल के प्रयासों से अंततः अंतिम सरकार में शामिल हुई। लीग के सदस्य अंतिम सरकार में मुस्लिम और अन्य संप्रदाय के हितों को कांग्रेस की दया पर न छोड़ने के लिए अंतिम सरकार में शामिल हुई। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 186, इसमें क्या भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? ऑप्शन देखिए सीआर इटली, दूसरा ऑप्शन रैमजे मैकडोनाल्ड, तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, चौथा लॉर्ड बेबल। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है रैमजे मैकडोनाल्ड। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी, जिसमें मुसलमानों, सिखों
दलितों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों द्वारा महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए 188 यही हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया? ऑप्शन 1925, दूसरा 1926, तीसरा 1936 और चौथा 1929। यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही है वह है 1929 ईस्वी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को 1929 ईस्वी में निर्धारित किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य को के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य हो गया। लाहौर सम्मेलन के अंतिम दिन की आधी रात को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज वंदे मातरम के नारों के साथ ध्वज को फहराया था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अंतिम प्रश्न था। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।